नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में घायल यात्री मदद के लिए इधर उधर भटक रहे थे, तो दूसरी तरफ घायल दर्द से चीख रहे थे। अपनों को अस्पताल पहुंचाने के लिए स्वजन मददगार ढूंढ रहे थे, लेकिन आलम यह था कि उन्हें न तो मदद के लिए जवान मिल रहे थे और न ही कहीं एम्बुलेंस मिली। ऐसे में कोई पैदल तो कोई निजी वाहनों से अपनों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ था। ये हालात तब थे जबकि प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों को लेकर स्टेशन पर पिछले कुछ दिनों से लगातार भीड़ बढ़ रही थी। लापरवाही का आलम यहां तक था कि भगदड़ से घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं थे, जिसमें कई लोग समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सके। प्रशासन भी तब जागा जब लोकनायक अस्पताल में पहुंचने वाले घायलों में 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। हादसे के कारणों को लेकर जुटाई गई जानकारी भी सामने आई है और उसमें यह पता चला है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन शाम को 8 बजे के बाद प्रयागराज के लिए अधिकतर ट्रेनें रवाना होती हैं। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति, शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से भगदड़ हुई उसको लेकर के प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति, शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। तो जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह घटना घटी है और जितने भी घायल यात्री थे उन्हें निकटवर्ती अस्पतालों में उपचार के लिए पहुंचाया गया, लेकिन काफ़ी संख्या में लोगों की जान चली गई, लोग हताहत हुए। भगदड़ सा माहौल था पूरे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की यदि बात करें। खास तौर पर प्लेटफॉर्म संख्या 13 और 14 पर जो स्थिति थी, जिस किसी ने भी वह देखा है वह बयां करके उसके होश फाख्ता हो रहे थे और वह यह बता रहा था कि कैसा आलम था, बेबसी का आलम था। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते कूदते हुए भाग रहे थे और ऐसे में इसके बाद तमाम वीवीआईपीज ने भी ट्वीट करना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रेलवे स्टेशन पर हुई इस भगदड़ के मामले में ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने हादसे में हुई जनहानि को अत्यंत दुखद और हृदय विदारक बताया है। उन्होंने अपनी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है, ऐसा उन्होंने लिखा है और उन्होंने यह भी प्रार्थना की है कि प्रभु श्री राम से उन्होंने प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति, शोकाकुल परिजनों को यथाह दुख सहन करने की शक्ति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। प्रयागराज जाने वाली कमोवेश जितनी भी ट्रेनें हैं वह रात में वहां निकलती है और इस पर और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता राजीव मिश्रा का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरह से यह घटना हुई उसने पूरे सिस्टम के ऊपर कई सवालिया निशान खड़े किए हैं और ऐसे में अब तमाम वीवीआईपीज का एक के बाद एक ट्वीट करना और इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी शामिल होना, ऐसे में यह दिखाता है कि लोग मामले को संज्ञान में तो ले रहे हैं लेकिन वक्त काफी निकल गया, बहुत देर हो गई। और भारत की राष्ट्रीय राजधानी की स्टेशन पर यदि आलम ऐसा है तो लोग यह सोचने पर मजबूर हैं कि अन्य जगहों पर क्या होगा। राजीव, अभी क्या कुछ कैसा माहौल है और ये जो तमाम ट्वीट्स अब निकल कर आ रहे हैं इससे लोगों को क्या समझने की जरूरत है? बिल्कुल, ये तो कहना बिल्कुल वाजिब होगा कि जो भगदड़ हुई उसके पीछे की वजह जो आएगी सामने वो तो अब बात निकल के आएगी, लेकिन जो अभी जो बताया जा रहा है
वो ये बताया जा रहा है कि जो प्रयागराज से जो ट्रेनें आ रही थी तो उसमें काफी भीड़ थी, और दूसरा लास्ट मोमेंट पे जो अनाउंसमेंट हुआ कि इस जो तीन जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 की जो यात्री है वो 4 पर रोज ट्रेन आएगी, इससे खासा एकदम भगदड़ मचली और यात्री एकदम इतना भगदड़ में आ गए कि एक दूसरे के ऊपर से गुजरते हुए निकलने लगे, और कहीं ना कहीं ये जो भीड़ थी वो एकदम बेकाबू हो गई। इसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। लेकिन देखने वाली बात है कि राष्ट्रीय राजधानी जैसे क्षेत्र में इतनी बड़ी भगदड़ मच जाती है, इतना बड़ा मामला हो जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा सिस्टम का फेलियर है। कहीं ना कहीं ये सिस्टम का फेलियर है कि चूंकि जब लास्ट मोमेंट पर अनाउंसमेंट किया गया था तो बड़ा सोच समझ के करना चाहिए था, भीड़ को देख के करना चाहिए था, या कहना चाहिए कि जो ट्रेन जो प्रयागराज से ट्रेन आ रही थी कहीं ना कहीं इसमें जो साजिश होने की भी जो आसार हैं वो यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये साजिशन रहा हो, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक जो सिस्टम है वो लगा हुआ है, वो क्या चीज निकल के आती है वो आने वाले समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि घटना बेहद दुखद है, जिसमें तकरीबन 18 लोगों की जान चली गई, जिसमें 11 महिलाएं बच्चे शामिल हैं। ये जो घटना है ये बड़ा दुखद घटना है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, और रेलवे विभाग ने तो पहले इस घटना को मानने से ही इंकार कर दिया था। उन्होंने फौरी तौर पर कह दिया था कि कोई भगदड़ नहीं बची है। वो तो एलजी की जो ट्वीट आई उन्होंने ये बात सामने लाया कि नहीं ऐसा वाकया हुआ था, लोगों की जान भी गई है। और लोग यह भी बता रहे थे राजीव कि वहां पर पुलिसकर्मी पहले मौजूद नहीं थे, इक्के दुक्के ही थे, बाद में पूरा का पूरा फोर्स पहुंचा। जब महाकुंभ के लिए इतने सारे आस्था से लबरेज लोग प्रयागराज जा रहे हैं तो यह भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सुगम आवागमन के लिए वहां पर तत्परता दिखाई दी। ये बहुत लेट हो गया। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था कि ये सिस्टम का फेलियर है, बिल्कुल सिस्टम फेल था वहाँ, और इसी वजह से ये भगदड़ मची जिस वजह से लोगों की जान गई। अगर वहाँ लोग मौजूद होते, फोर्स मौजूद होता, तो मैं कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी भगदड़ नहीं मचती और लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन जब एलजी का ट्वीट आया तब जो निचले अधिकारी उन्होंने मानना शुरू किया कि हाँ हमारे यहाँ भगदड़ मची है। तो कुणाल एक तरह ये सोचा जा सकता है कि उस जो अधिकारी उनके मनोदशा क्या रही होगी, उन्होंने क्यों छुपाया, इतनी बड़ी घटना को क्यों छुपाया, उसके पीछे का उनका क्या मकसद है। कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश जरूर हो सकती है कुणाल, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के साथ हादसा होना और उसके बाद सिस्टम के द्वारा इसे मानने से इनकार कर देना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है कुणाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता राजीव बता रहे थे कि किस तरह ये पूरे के पूरे सिस्टम का फेलियर है, और अब इतनी बड़ी संख्या में चूंकि लोग वहां हताहत हो गए हैं, यह इशारा करता है कि यदि वक्त रहते इन चीज़ों को संभाल लिया जाता तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। अब बात करेंगे धामी मंत्रिमंडल की। जी हाँ, उत्तराखंड के धामी मंत्रिमंडल की, जहां शेष पड़े 4 मंत्री पद के जो खाली हैं पोस्ट, उन्हें भरने के लिए अब चर्चा जोरों पर है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि अब ये प्रक्रियाओं पर जल्द ही केंद्र और राज्य सरकार मिलकर निर्णय लेगी कि किसे हटाया जाए और किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। धामी मंत्रिमंडल में रिक्त चल रहे 4 मंत्री पदों को भरने का यह विषय है और यह फिर से चर्चा शुरू हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कैबिनेट विस्तार पर पार्टी में चर्चाएं चल रही हैं और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मार्च 2022 में जब दूसरी बार शपथ ली थी तब उनके मंत्रिमंडल में 3 मंत्री पद रिक्त रखे गए थे। संवैधानिक बाध्यता के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री ही हो सकते हैं। तब तय किया गया था कि 3 मंत्री पदों को बाद में भरा जाएगा। इस बीच कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के कारण एक और मंत्री पद रिक्त हो गया। तो उत्तराखंड के धामी मंत्रिमंडल के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां रिक्त चल रहे 4 मंत्री पदों को अब भरने की कवायद तेज होने लगी है और इसको लेकर के चर्चा भी अब जोरों पर है। बीजेपी के भी प्रदेश प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब इन प्रोसेस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की तरफ लोग सोच रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और जल्द ही केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यह निर्णय लेंगे कि किसे हटाया जाए और किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार पर पार्टी में चर्चा चल रही है, जल्द ही संभवतः इस पर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
मार्च 2022 में जब दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब उनके मंत्रिमंडल में जो 3 मंत्री पद हैं वो रिक्त रखे गए थे। संवैधानिक बाध्यता है कि राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री ही हो सकते हैं। तब यह तय किया गया था कि जो 3 मंत्री पद रिक्त पड़े हुए हैं उन्हें बाद में भरा जाएगा, लेकिन इसी बीच कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का निधन हो गया और उनके कारण एक और मंत्री पद रिक्त हो गया, जिसे कुल मिलाकर यदि अब देखा जाए तो 4 मंत्री पद उत्तराखंड कैबिनेट में रिक्त हैं और अब इन्हें भरने के लिए तमाम बातचीत और प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं। वहीं समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में हुई बयानबाजी और अभद्र टिप्पणी को लेकर अब दर्ज एफआईआर के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर 21 फरवरी को सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई इस याचिका की कंप्यूटर जनरेटेड लिस्ट में सुनवाई की संभावित तारीख 21 फरवरी तय है। इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लील जोक करने को लेकर फंसे यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने सुरक्षा की मांग करते हुए दाखिल याचिका में केंद्र, महाराष्ट्र और असम सरकार को पक्षकार बनाया है। हालांकि बीते शुक्रवार को ही रणवीर की ओर इशारा करने वाले मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की बात कही थी और सीजेआई के सामने यह प्रश्न उठाया गया था। सीजेआई ने कहा था कि आप पूरा प्रोसेस फॉलो करिए और मामले की सुनवाई के लिए आग्रह करिए। तो समय रैना का यह शो था जिसका नाम था इंडियाज गॉट लेटेंट, और इसमें जिस तरह से लगातार एक के बाद एक वहां बैठे लोगों द्वारा अश्लील टिप्पणी, अभद्रता की गई और जितने भी संस्कार वाली बातें थी उन्हें किनारे रख करके अभद्रता और अश्लीलता परोसी गई, उसको लेकर के जो एफआईआर दर्ज हुई है यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के बारे में, उस पर 21 फरवरी को सुनवाई होगी। वहीं देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र के बलिया चौकी के पास जिस तरह से एक महिला के साथ लूटपाट करने की कोशिश की गई, इससे सब सकते में है। घटना को लेकर पीड़ित महिला ने बताया कि वो अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से सारठ से देवघर आ रही थी और इसी दरमियान बलिया चौकी के पास एक युवक ने उसके मोटरसाइकिल पर हमला किया और उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद युवक ने महिला के बैग को छीनने का प्रयास किया, लेकिन इसी खींचतान में महिला और लूटने वाले युवक जमीन पर गिर गए। इस बीच सड़क पर जा रहे राहगीर महिला की मदद के लिए रुके और युवक को पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी गई। लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए एक युवक भागने में सफल हो गया, लेकिन एक युवक को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। गौरतलब है कि इस तरह की घटना आए दिन देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होने के कारण लुटेरों का मन बढ़ता जा रहा है। सारवा से देवघर आने के दरमियान 5 किलोमीटर ऐसी जगह है जहां पर कमोवेश पूरा इलाका सुनसान रहता है। वैसे सुनसान इलाकों में आपराधिक किस्म के लोग आते जाते राहगीरों को परेशान करते हैं। वहीं जिले के एसपी ने भी पिछले महीने यह कहा था कि जल्द ही छिनतई जैसी घटना को जिले में कम किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी छिनतई की घटना कम नहीं हो रही है। जरूरत है समय पर इस क्षेत्र में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए ताकि देवघर आने जाने वाले लोगों को सुरक्षा मिल सके। तो महिला के साथ लूटपाट की कोशिश, यह खबर हम आपको बता रहे हैं देवघर जिले के कुंडा थाना क्षेत्र के बलिया चौकी के पास, जहां दिन दहाड़े एक महिला के साथ लूटपाट करने की कोशिश की गई। पीड़ित महिला ने यह बताया कि वह अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से सारठ से देवघर आ रही थी और इसी दरमियान बलिया चौकी के पास एक युवक ने उसके मोटरसाइकिल पर हमला किया और उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन प्रवास पर रहेंगे और इस दौरान वह विकास कार्यों की सौगात देंगे और लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे।
दोपहर 2:30 कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित संयुक्त चेतना सम्मेलन में सहभागिता करेंगे। शाम 6 बजे के आसपास जो शेड्यूल कह रहा है वह नगर निगम के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। देवास रोड स्थित तरणताल परिसर फूड कोर्ट की दुकानों का पुनर्निर्माण, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना पारस तालाब विकास कार्य, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विक्रम सरोवर तालाब विकास कार्य, इसके अलावा मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र निर्माण योजना, दशहरा मैदान के विकास कार्य का लोकार्पण। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र निर्माण योजना अंतर्गत शनि मंदिर के समीप पब्लिक रोड का लोकार्पण, मोती नगर क्षेत्र के विकास कार्यों का लोकार्पण, ये तमाम कार्य वह करेंगे। और शाम 7 बजे महाकाल लोक श्री महाकालेश्वर मंदिर में नवीन रुद्र सागर सेतु का वह लोकार्पण करेंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकास कार्यों की सौगात देते हुए नजर आएंगे। उनका उज्जैन का आज प्रवास रहने वाला है और इस दौरान विकास कार्यों की वह सौगात भी देंगे और लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। शाम 6 बजे के आसपास नगर निगम के कार्यों का वह लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही उसके पहले दोपहर 2:30 बजे भी एक इम्पॉर्टेंट काम वह करेंगे, जहां कालिदास संस्कृत अकादमी में संयुक्त चेतना सम्मेलन में वह शिरकत करेंगे और वहां पर अपने वक्तव्य भी रख सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र निर्माण योजना के तहत बहुत सारे कार्य हैं, उनका भी लोकार्पण करेंगे। दशहरा मैदान में विकास कार्य का लोकार्पण होगा, शनि मंदिर समीप पब्लिक रोड का लोकार्पण है, उसके साथ ही मोती नगर क्षेत्र के विकास कार्यों का लोकार्पण है। ये तमाम कार्य वह करेंगे शाम 7 बजे। इसके अलावा महाकाल लोक श्री महाकालेश्वर मंदिर, नवीन रुद्र सागर सेतु का भी वह लोकार्पण करेंगे। और इसी बीच मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता संतोष सिंह जुड़ चुके हैं। संतोष, देखिए, एक तो डॉक्टर मोहन यादव का वैसे भी उज्जैन लगाव लगातार दिखता ही है, खासकर उज्जैन को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं और विकास कार्यों की समीक्षा करते रहते हैं। ऐसे में अब तो उनके प्रवास का भी एक दिन यहाँ पर रहने वाला है, पूरा दिन बिजी रहने वाला है। क्या कुछ करेंगे आज और कितना इम्पोर्टेंट है ये उज्जैन और उज्जैन वासियों के लिए? संतोष। बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के लिए किया है और करते रहते हैं, आज उज्जैन प्रवास में है और डॉक्टर मोहन यादव के आज पूरे दिन भर बिजी कार्यक्रम है, बिजी शेड्यूल है। वहीं छपरा में भी जाएंगे, महाकाल में, उज्जैन में आने वाले जो संघर्ष 2028 में जो संघर्ष होने वाला है उसको लेकर काफी जो रणनीति बनाई गई है, विकास कार्यों की एक लिस्ट बनाई गई है। मोहन यादव बड़ी बारीकी से उस पर काम कर रहे हैं और निगरानी रखते हुए उज्जैन के जो विकास हैं और भी विकास कामों को बड़ी गंभीरता से देखते हैं और खुद भी उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। इसका एक विशेष कारण यह भी है क्योंकि उज्जैन डॉक्टर मोहन यादव का गृह जिला है। आज मोहन यादव उज्जैन के प्रवास में है और पूरा दिन आज उनका बिजी शेड्यूल रहेगा। कुणाल। हाँ, और संतोष, देखिए, अब जिस तरह से वहां पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम की आधारशिला रखी जाएगी, लोकार्पण शिलान्यास होगा, ऐसे में एक इम्पोर्टेंट चीज शनि मंदिर के समीप पब्लिक रोड का भी है और ऐसे बहुतेरे वहां पर काम है। तो इन सारे चीजों से आम जनमानस को भी कितना फायदा होने वाला है? और वहां पर चूंकि उज्जैन एक रिलीजियस टूरिज्म का भी क्षेत्र है, एक पिलग्रिमेज भी है, इसको भी क्या फोकस में रख रहे हैं मुख्यमंत्री? बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके की ये चीजें हैं इनको सभी को बड़ी बारीकी से ध्यान रख रहे हैं और जिस तरीके से कहीं भी किसी भी अगर क्षेत्र में विकास होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ के आम लोगों को उसका फायदा मिलता ही मिलता है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव इस तरह से उज्जैन में चौतरफा जो विकास की चिंता बढ़ाई जा रही है, तो इस तरीके से यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, आसपास के जो जिले के रहने वाले नागरिक है, उनको विकास का लाभ जरूर मिलता है और लोगों को इस विकास से जरूर लाभ पहुंचेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद संतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत और अपडेट देने के लिए। तो हमारे संवाददाता संतोष बता रहे थे कि उज्जैन के बहुमुखी और चहुमुखी विकास के लिए किस तरह वहां पर मुख्यमंत्री लगातार तत्पर है। और इसी के साथ अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हुए निकाय चुनावों की और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर दर्ज की है। 10 में से 10 नगर निगमों पर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है और इसी के साथ
कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवारों की करारी हार हुई है। सभी निगमों पर अब बीजेपी का कब्जा हो गया है। रायपुर से महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे ने 1.5 लाख से भी ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। वो अब तक नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही थी। 3 बार की पार्षद रही हैं। वहीं कोरबा नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी की महापौर प्रत्याशी संजू देवी राजपूत जीत गई हैं। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा गया है और सभी नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। वहीं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं और इस बीच उन्होंने झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भी मुलाकात की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संतोष गंगवार ने स्वागत किया। इसके तहत राष्ट्रपति मुर्मू ने बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा यानी BIT मेसरा के प्लैटिनम जुबली समारोह में भी शिरकत की। यहाँ उन्होंने कहा कि BIT मेसरा ने 70 साल पूरे कर लिए हैं। इसकी समृद्ध विरासत पर गर्व है। केंद्र सरकार उच्च शिक्षा में AI को एकीकृत करने के लिए कदम उठा रही है। BIT मेसरा संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करके इस दिशा में आगे बढ़ने को अग्रसर है। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं और प्लैटिनम जुबली समारोह में उन्होंने हिस्सा भी लिया। यह प्लैटिनम जुबली समारोह BIT मेसरा की तरफ से आयोजित किया गया था। उसके पहले झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और इसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति मुर्मू ने बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा यानी BIT मेसरा के प्लैटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि BIT मेसरा ने 70 साल पूरे कर लिए हैं। इसकी समृद्ध विरासत पर उन्हें गर्व है और केंद्र सरकार उच्च शिक्षा में AI को एकीकृत करने के लिए कदम उठा रही है और BIT मेसरा भी पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अजय, देखिए, एक बात से तो इनकार किया नहीं जा सकता कि भले ही द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं, लेकिन वह कभी झारखंड की राज्यपाल भी हुआ करती थी और झारखंड से उन्हें काफी गहरा लगाव है। इसलिए जब भी उन्हें वक्त मिलता है वो झारखंड जरूर पहुंचती हैं, प्रसंग चाहे जो भी हो। और इस बार का झारखंड आगमन वहां झारखंड वासियों के द्वारा कैसा देखा जा रहा है, वहां पर लोगों के बीच क्या प्रतिक्रियाएं हैं और BIT मेसरा में जिस प्रोग्राम में वह शामिल हुई, छात्रों में भी कैसा जोश दिखा? देखिए कुणाल, मैं बताऊं कि जो है झारखंड के जो देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो उनका झारखंड से गहरा लगाव रहा है। उन्होंने लगभग 5 साल तक वो यहाँ की गवर्नर रही हैं और खास करके उनको यहाँ से जब भी कोई जो झारखंड से संबंधित वैसा कोई होता है तो वो जो है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इसी कड़ी में जो है BIT मेसरा है, जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसकी 70 साल पूरे होने पर प्लैटिनम जुबली का जो है वो मनाया जा रहा था। इसमें उनके जो है बिरला समूह के जो अध्यक्ष हैं CK बिरला साहब, वो भी जो है शिरकत किए थे और राष्ट्रपति को इसका प्लैटिनम जुबली समारोह के उसके लिए उद्घाटन के लिए और उसमें शिरकत करने के लिए थे। इस दरमियान उन्होंने कहा है, ये बार बार वो बात दोहराती है कि झारखंड, मेरे लिए झारखंड आना एक अपने घर जैसा लगता है। वो कहती हैं कि हमारे लिए जो झारखंड है हमारा, मतलब मुझे लगता है कि ये मेरा जो पैतृक निवास है वो लगता है। वो बार बार इस बात पर वो जोर देती हैं, खास करके वो महिलाओं पर कहती हैं कि जो है हमारा जो है यहाँ की जो बेटियां हैं, वो झारखंड की जो बेटियां हैं वो बढ़ चढ़ कर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी इसमें हो, वो हिस्सा लेती हैं। खास करके जो है हॉकी में या कुछ और ऐसे खेल हैं जहाँ तीरंदाजी में वो बार बार जो है वैसे खिलाड़ियों को या वैसे लोगों को प्रोत्साहित करती रहती है। दूसरी तरफ उन्होंने जो बिरला BIT मेसरा ने जब उन्होंने कहा कि जो है BIT मेसरा जो है वो क्वालिटी एजुकेशन देती है, एक्सीलेंसी होती है, यहाँ का जो है अंतरिक्ष इंजीनियरिंग जो है, जिसको रॉकेट इंजीनियरिंग ये जो है दुनिया में, मतलब भारत में नहीं दुनिया में प्रसिद्ध है। खास करके बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ जो टेक्नोलॉजी है वो 70 साल लगभग उसकी जो बिरला साहब ने उसकी स्थापना की थी और उसके बाद से निरंतर जो है यहाँ जो है
पाठ्यक्रम और जो है पढ़ाई की जो व्यवस्था है या पढ़ाई की जो गुणवत्ता है या जो यहाँ जो इंजीनियरिंग की जो गुणवत्ता है उसमें काफी निखार आता है। एक समय ऐसा भी आया था कि भारत के जो है 10 जो शिक्षण संस्थान अगर जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो देखा है तो उसमें जो है बीआईटी मेसरा वो अग्रगण्य मानी जाती थी। आज भी वहाँ है वो दो तीन जो सब्जेक्ट वहाँ ऐसे हैं, 2-3 ब्रांचेज ऐसे हैं जो झारखंड में नहीं भारत में वो जो है उसकी टेक्नोलॉजी उसकी मतलब वो जो टेक्नोलॉजी की जो पढ़ाई होती है वो प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा था जैसे कल जब वो परसों जब वो 2 दिन की यात्रा पर जब राष्ट्रपति जब आए तो यहाँ के लोग भी हों, चाहे वो जिस दल के हों, जिस पार्टी के लोग हों, जिस पार्टी के नेता हों, वो द्रौपदी मुर्मू से वो जो महामहिम राष्ट्रपति से वो चाहते हैं कि वो मिले, क्योंकि वो उनका जो ध्यान है वो राष्ट्र मतलब वो एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि झारखंड के प्रति उनका जो इंक्लाइनेशन है, जो सोच है, वो बहुत गहरा लगाव रहता है। और यही कारण है कि चाहे वो किसी दल के नेता हो, किसी दल का कार्यकर्ता हो, वो जो है वो पूरी गर्मजोशी के साथ राष्ट्रपति की अगवानी करता है, उनकी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। और जो है वो मतलब ये देखा जाए तो पूरे जो झारखंड में ही नहीं मतलब रांची में नहीं पूरे झारखंड में एक जोश सा पैदा होता है कि आज हमारे बीच जो है भारत की राष्ट्रपति आ रही हैं जो लगभग झारखंड की राजनीति में झारखंड के यहाँ के लिए उन्होंने विकास के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।